प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में देखा था बेटा, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक चल रहे थे। 3 कारक अपन ने पहले पढ़ लिए थे। अब अंतिम कारक है दाब का प्रभाव। तो अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें चौथा कौन सा है बेटा? दाब के प्रभाव की व्याख्या। ओके, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? तो किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा, प्रति इकाई का मतलब क्या है कि ये अधिशोषक है, इसका प्रति इकाई एरिया ये ले लिया अपन ने। इस पर गैस की अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है बेटा। अधिशोषण की मात्रा कम ताप पर या स्थिर ताप पर बढ़ती है। हमेशा ताप बढ़ाते हैं तो आपको पता है वो अणु जो है गैस के या सतह पर जो है वो वापस सतह छोड़ देते हैं, अधिशोषण कम हो जाता है। तो हमें ताप स्थिर रखना पड़ेगा बच्चों। और स्थिर ताप पर हम क्या करेंगे? अधिशोषण की मात्रा और जो है दाब में एक ग्राफ खींचते हैं, एक वक्र खींचते हैं, उसे समतापी वक्र कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक वक्र खींचा जाएगा किस किस के बीच में? अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य। तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा क्या होती देखते हैं? अधिशोषण की मात्रा x/m, अधिशोषण की मात्रा x/m से दिखाएंगे। यहाँ x क्या है बच्चों? x तो यहाँ है जो अधिशोष्य, जिसका शोषण होता है उसका भार, अधिशोष्य का भार ये होता है x, और m होता है यहाँ अधिशोषक का भार। तो इसके अनुपात हो गए अधिशोषण की मात्रा। क्या हो गया बेटा? अधिशोषण की मात्रा को किससे दिखाएंगे? x/m। क्या होता है x? अधिशोष्य का भार, और यह है अधिशोषण की मात्रा एवं दाब के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है। एक ग्राफ को या वक्र प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? समतापी वक्र कहते हैं बच्चों। इसे समतापी वक्र कहा जाता है। समतापी वक्र कहते हैं। क्या होता है समतापी वक्र? देखते हैं, आइए। तो आइसोथर्म कहा जाता है स्थिर ताप पर। कैसा वक्र प्राप्त होता है बेटा? तो आप देखोगे ये तो हो गया दाब यानी प्रेशर, और ये x/m क्या है? x/m अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा x/m, और दाब के मध्य ग्राफ खींचे। ग्राफ कैसा आता है देखना, इस तरह का आता है। आइसोथर्म स्थिर ताप है। स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, स्थिर ताप लिए, तो ये वक्र क्या कहलाता है? समतापी वक्र, आइसोथर्म कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह है, इसका मतलब है कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित मात्रा, जब संतृप्तिकरण हो जाता है, कोई चीज खाते हैं तृप्त हो जाता है तभी मैक्सिमम, उसके बाद कितना ही दाब बढ़ा दो आप, यहाँ स्थिर हो गया। तो इस पर जहां पर अधिकतम मात्रा अधिशोषण की मात्रा हो जाती है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त दाब, PA कहते हैं। यहां पर ये क्या आ गया बेटा? ये PA आ गया, सैचुरेटेड प्रेशर। इसको संतृप्त दाब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दाब के साथ एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है, संतृप्त दाब प्राप्त हो जाता है समतापी वक्र में। जबकि ताप के साथ यदि अपन उल्टा करते हैं, इसमें ताप बदलें और दाब को अपन जो है क्या करें बच्चों? स्थिर रख देते हैं, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? तो वो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को डिफरेंस में करेगा। ये तो है समतापी वक्र बेटा। और समतापी वक्र खींचे, समतापी वक्र में वही x/m, और टेम्परेचर के बाद में खींचेंगे तो टेम्परेचर के कारण अधिशोषण की मात्रा इधर तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ क्या हो जाती है? तो आपको पता चल गया होगा कि स्थिर दाब यहाँ रखे, कांस्टेंट समतापी वक्र खींचे, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये हमेशा कम ही होता है। और ये घटना कहाँ होती है बच्चों? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अपन डिफरेंस भी कर सकते हैं। भौतिक अधिशोषण का ग्राफ ये आएगा। टेम्परेचर, अधिशोषण की मात्रा टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होती है बेटा? कम। और रासायनिक अधिशोषण में देखना x/m क्या है? अधिशोषण की मात्रा, और ये ताप, ठीक है ना, ये है आपके ताप। तो रासायनिक अधिशोषण एक लेवल तक तो बढ़ता है, उसके बाद वो भी क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है ये लेवल। तो ये है आपके स्थिर P। तो ये ग्राफ किसमें? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर भी हम कर सकते हैं। यह है
रासायनिक अधिशोषण। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप दाब का प्रभाव का ग्राफ है तो ये रहा समतापी वक्र, और ताप के प्रभाव की व्याख्या करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप हेल्प करता है थोड़ी सी रासायनिक क्रिया में, तो एक लेवल तक हेल्प करता है, उसके बाद तो ताप बढ़ाओगे तो फिर तो कम ही होना है, अधिशोषण हट जाना है। सतह से कोई चीज हटने लग जाती है उसको कहते हैं विशोषण होने लग जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सतह पर आती है तो कहते हैं अधिशोषण, और सतह से हटती है तो विशोषण, डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। तो बच्चों यह है समतापी वक्र, और इसकी व्याख्या करी किसने? फ्रेंडलिच ने। तो हेडिंग लगाएंगे फ्रेंडलिच द्वारा समतापी वक्र की गणितीय व्याख्या। फ्रेंडलिच द्वारा समतापी वक्र की, फ्रेंडलिच द्वारा समतापी वक्र की व्याख्या, समतापी वक्र की व्याख्या। समतापी वक्र वापस से एक बार, समतापी वक्र जो अभी खींचा था किस किस के बीच में था? अधिशोषण की मात्रा को किसे दिखाएंगे? x/m, और P के मध्य क्या है? स्थिर ताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो ये कैसा वक्र कहलाता है? समतापी वक्र। इसकी व्याख्या अपन करें। कैसा वक्र आता है बेटा? पहले तो बढ़ता है और बाद में ये स्थिर हो जाती है मात्रा। तो ये जहां संतृप्तिकरण हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू जहां आ जाती है उसको कहते हैं संतृप्त दाब। तृप्त हो गया बच्चों, यहां तक तो संतृप्त हो गया है बच्चों ये। और अब आप संतृप्तिकरण के बाद कितना ही दाब बढ़ो, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी गणितीय व्याख्या जो है, व्याख्या की थी ना, इसके लिए इसने 3 प्रेक्षण लिए। तो फ्रेंडलिच ने इसकी व्याख्या के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए, व्याख्या के लिए 3 प्रेक्षण लिए। कितने लिए बेटा? 3 प्रेक्षण लिए। कहां लिए मैं समझा देता हूं, फिर समझ में इजी लगेगा। प्रेक्षण लिए कहां लगे? एक तो कम दाब पर, ये 0 है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो कम दाब पे हो गया ये और ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं निम्न दाब पर, फिर माध्यमिक हो जाएगा, ये उच्चतम हो जाएगा। तो पहले निम्न हो जाएगा, फिर उच्च हो जाएगा, फिर मिडिल हो जाएगा, माध्यमिक हो जाएगा। यहाँ है निम्न सीमा हो गई, ये माध्यमिक सीमा, माध्यमिक सीमा, और ये क्या हो गई? उच्च, ठीक बेटा। तो सबसे पहले है निम्न दाब पर, और निम्न दाब पर आप खुद ही देख लो, यहाँ आओ ग्राफ पे, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो अधिशोषण की मात्रा समानुपाती है किसके? दाब के। तो प्यारे बच्चों x/m क्या हो गया? kp, ये हो गई कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पर? k क्या है रे बच्चों? स्थिरांक, कांस्टेंट। इसी तरह से बेटा b लेते हैं, अब b लेते हैं, b लेते हैं दाब, उच्च दाब पर। देखना स्थिर हो गया है, उच्च दाब पर दाब की उच्चतम सीमा की बात करते हैं। तो अधिशोषण की मात्रा x/m क्या हो चुकी है? x/m दाब पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना, डायरेक्टली। पी नॉट डिपेंड ऑन किसी, ठीक है ना बेटा, निर्भर नहीं की घात 0, किसी पर निर्भर नहीं करती, तो अपन उसकी घात क्या लगाते हैं? 0, और किसी की घात 0 क्या होती है बेटा? 1, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, मैक्स उसके बाद नहीं बढ़ती है, तो अपन हो जाएगा x/m = k। ये पी नॉट हो गया, ये अधिकतम दाब हो गया। k का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, स्थिरांक। तो पहले है निम्न दाब पर व्याख्या, फिर है उच्च दाब पर। इस पे स्थिर हो गया, देखो स्थिरांक आ गया, ठीक है बेटा, वैसे। और माध्यमिक सीमा पर कोई आपके इसका फ्रैक्शन होगा, कोई अनुपात में। तो c कौन सा फ्रैक्शन लेंगे? c फ्रैक्शन लेंगे बेटा, क्या? c हो जाएगा उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया उच्च दाब तो हो गया, माध्यमिक सीमा, माध्यमिक सीमा, दाब की जो माध्यमिक सीमा उस पर ये रहा। तो बच्चों x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की जो है पावर 1/n, मतलब पार्शियल कोई। और यहाँ n जरूरी है बच्चा, ग्रेटर देन 1। क्यों बेटा?
n 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। मान लीजिए इसको तो अपन 0, इसको अपन मैक्सिमम 1 मान लेते हैं यूनिट, तो उसके बीच का आना चाहिए। बीच का तब आएगा जब अपन एक जो है 1 से बड़ी को इससे डिवाइड करेंगे तो ही छोटा आएगा, 1/2 1/4 ये छोटा है 1 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो x/m बराबर क्या हो जाएगा Kp1/n। इट इज कॉल्ड फ्रेंडलिच इक्वेशन, ये फ्रेंडलिच समीकरण कहलाती है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप। इसे हम फ्रेंडलिच समीकरण कहते हैं, फ्रेंडलिच समीकरण कहते हैं। ये फ्रेंडलिच इक्वेशन है बेटा, और इसका अपन को लेना है लॉग। तो ये ठीक है बेटा। तो 3 प्रेक्षण लेने थे, कम पर, उच्च दाब पर, माध्यमिक सीमा पर। ओके, अब अपन लेते हैं समीकरण, फ्रेंडलिच समीकरण का आपको क्या करना बेटा, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का, समीकरण 1 का दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग ऑफ x/m बराबर लॉग k प्लस, क्यों गुणा में है तो लॉग का इक्वेशन है, लॉग की जो है आपका गुणा उसका नियम है बेटा लॉग का, प्लस में लग जाता है गुणा में तो प्लस, और आगे वाली घात उसमें लग जाएगी तो 1/n लॉग, घात आगे आ जाती है लॉग p। अब आपको ग्राफ खींचना है, log x/m log p में ग्राफ खींचते हैं, log x/m और log p के बीच में ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा बेटा, ये तो छूट गया तो इंटरसेप्ट आएगा, यहाँ से छोड़ना है और यहाँ से शुरू करना है, मूल बिंदु से नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंतःखंड है, और ये हो जाएगा तो ये उसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके समानुपाती है तो समानुपाती का ग्राफ ऐसा आ गया ये, और ये कहलाता है log k, इसको कहते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट। अंतःखंड जो है इंटरसेप्ट प्राप्त होता है, और इसका जो स्लोप निकालोगे, ढाल किससे निकालते हैं, tan थीटा से, tan थीटा p/q, ये p और ये q, ये स्लोप निकालना है, ठीक है ना बेटा। ये p मान लीजिए q, ये स्लोप निकल जाएगा, स्लोप आपके किसके बराबर हो गए, 1/n का जो है इसका ढाल, स्लोप का मतलब क्या है, ढाल, जो ये ढाल निकालना है ये 1/n के बराबर होगा। इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि माध्यमिक सीमा पर भी बढ़ता है दाब, और बाद में हो जाके उच्च दाब पे स्थिर हो ही जाता है, अपन ने पढ़ा। तो ये भी समानुपाती का ग्राफ ही है, और ये इसका अलग अलग बिंदुओं पे मिस कर सकते हो। ये तो क्या था, दाब का प्रभाव है ना। अब दाब तो गैसों का होता है, और द्रव हो तो बस द्रव हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी समीकरण में P की जगह कंसंट्रेशन सांद्रता कर देनी, तो ये जो फ्रेंडलिच समीकरण बन जाएगी, किसके लिए बन जाएगी, तो ठीक है ना, विलयनों के लिए आपको ये निकालना है। तो विलयन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ P की जगह C करना है बस। तो log x/m बराबर, बेटा लॉग की बात अपन बाद में कर लेंगे, भले ही अपन पहले लिख देते हैं समीकरण, x/m बराबर क्या हो जाएगा, k c⁻1/n, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं विलयन के लिए। अब इसका लॉग ले लेते हैं तो वही आ जाएगा, यही log x/m बराबर क्या हो जाएगा, log k प्लस 1/n log c। ये ग्राफ जो है इसमें log p की जगह log c करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log c और log x/m। बोर्ड में एक बार पूछा था, विलयन के लिए पूछ लिया था, तो कुछ नहीं है, सॉल्यूशन के लिए सेम सिस्टम है, वे पढ़ाई है, ये अंतःखंड प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, log p की जगह log c आ जाएगा, और वही ढाल tan थीटा से निकाल करके p/q, ठीक है बेटा, और वो किसके बराबर होता है, 1/n। तो बच्चों ये विलयनों के लिए आ जाए तो विलयनों की सांद्रता होती है और गैस तो दाब डालती है, तो उसके लिए फिर आपको ये करना होता है। तो प्यारे बच्चों ये है फ्रेंडलिच की गणितीय व्याख्या, उस समतापी वक्र की गणितीय व्याख्या में ये समानुपाती का ग्राफ प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अब अपन ने पढ़ा है कि अधिशोषण हमारे जीवन में क्या काम का है, इन लाइफ। तो अधिशोषण का अनुप्रयोग हमारे लाइफ में क्या क्या होता है, पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी आप इसको पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं अधिशोषण के पॉइंट्स जो है वो एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बेटा अधिशोषण को हमने पढ़ लिया है, अब हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, जब तक ये मालूम नहीं होगा
तो व्यर्थ है, फिर पढ़ना ही व्यर्थ है। पढ़ाई इसलिए होती है कि हमको जीवन में उतारनी है बच्चों। तो अधिशोषण के उपयोग हमारे जीवन में क्या क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है बेटा, गैस मास्क में गैस मास्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि विषैली गैसों का जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है उससे बचने के लिए, तो उसकी से रक्षा करने वाला अंदर जो अधिशोषक पदार्थ है जो ठहर जाती है उसमें गैस, वो है सक्रिय चारकोल। कोयले ही होता है एक तरह से। तो सक्रिय चारकोल का गैस मास्क में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना, एक्टिव चारकोल। ओके। इसी तरह से कपड़ों की रंगाई में, कपड़े जब रंगते हैं तो उसके अंदर फिटकरी डाल देते हैं, जिससे वो रंग को बिखेर देती है, कपड़ों पर जो है रंग में वो जो है फैल जाता है। इसलिए रंग को फैलाने में फिटकरी डाल करके कपड़ों को भिगो देते हैं उसमें। नमी हटाने में, कहीं वातावरण नमी हो गई है, जैसे कमरा गीलापन होता है, बदबू आने लग जाती है। इसी तरह से लैपटॉप वगैरह होते हैं, बरसात में थोड़ी नमी से वो खराब होते हैं, तो उसमें वो सिलिका जेल की एक टुकड़ा आता है काफी, ठीक है ना, तो नमी हटाने में सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। चूने की तरह होता है वो अधिशोषण। तो ये चैप्टर इसलिए तो पढ़ाएगा, हमारी लाइफ में अधिशोषण, हमारे चारों तरफ काफी चीजें हैं इस चैप्टर में। हमारे को आसपास की केमिस्ट्री समझने बहुत महल मिलती है। इसी तरह से रंगीन अशुद्धियां दूर करने में शक्कर और गुड़ देख लो आप, शर्करा और गुड़। शक्कर तो बहुत काला होता है, सफेद, शर्करा इतनी सफेद होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चारकोल मिला देते हैं, जिससे क्या करता है, वो अशुद्धियां, जो रंगीन अशुद्धियां होती है, शक्कर, गुड़ कितना काला है तो गुड़ की अशुद्धियां ले लेता है, फिर उससे शक्कर बनती है। तो लिखा रहे हो, शर्करा और गुड़ में चारकोल की सहायता से अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह से विषमांगी उत्प्रेरण में, उत्प्रेरक जो है एक सतह का काम करता है, उस पर गैस से अधिशोषित हो जाती है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, जिससे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और अगला टॉपिक अपना कैटालिसिस ही है, कैटालाइसिस वगैरह उत्प्रेरण ही है बच्चों। उसी तरह से वर्णलेखिकी में क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि ये जैसे पेन है, इसके अंदर एक वो अधिशोषक है, इसके अंदर इंक डालता हूं तो वो क्या होती है कि इसके अंदर चलती, तो अधिशोषण होता है उसका, और वो धीरे धीरे सेपरेट, तो वर्णलेखिकी में भी इस प्रकार सेपरेट किए जाते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, कहीं गीला है, टेस्ट ट्यूब वगैरह गीली है और उसको सुखानी है, उसमें वैक्यूम डेवलप करना है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वहां की गैस क्या होती है बेटा, हट जाती है, नमी हट जाती है। तो उच्च निर्वात उत्पन्न करना हो तो भी ठीक है। गुणात्मक विश्लेषण मतलब प्रैक्टिकल में एल्यूमिनियम का टेस्ट है, उसका लैक परीक्षण किया जाता है, वो भी अधिशोषण की घटना पर आधारित है। तो इस तरह से अधिशोषण का हमारे जीवन में काफी महत्व है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है हम बात करेंगे वो है किसकी, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक उत्प्रेरण की बात हम नेक्स्ट में, जो नया टॉपिक है तो वो अगली क्लास में लेंगे। ओके।